जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे। हम लोग रीतिकाल देख रहे थे जिसमें से हमारी पहली कक्षा हो चुकी है। आज दूसरी कक्षा होनी है। कक्षा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मिशन JRF हिंदी करके ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 7643007052 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई कॉल करने का प्रयास नहीं करेंगे, बहुत ज़रूरी होगा तभी आप मुझसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, अन्यथा आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करेंगे, मैं आपको प्रयास करूँगा वहाँ को जवाब देने के लिए। अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको लिंक दे दूँगा। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए, उसे ना बर्बाद करते हुए हम लोग कवि की ओर बढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में पद्माकर भट्ट तक पढ़ा था। आज हम लोग ग्वाल कवि को देखेंगे। ये मथुरा के रहने वाले, ये कहाँ के रहने वाले थे? मथुरा के रहने वाले बंदीजन सेवाराम के पुत्र थे। किनके ये पुत्र थे? बंदीजन सेवाराम के पुत्र थे। ये ब्रज भाषा के अच्छे कवि हुए थे। ये ब्रज भाषा इनको अच्छा आता था। मैंने आपको भी कहा था कि आप जब सूफी काव्य पढ़ रहे होंगे तो ज़्यादातर कवि आपको ब्रज भाषा और अवधी वहाँ देखने मिलेगा, यानी राजस्थान वाला जितने उधर कवि हुए लगभग ब्रज भाषा में लिखते थे। मथुरा भी उधर ही पड़ता है, यूपी। अपना ग्रंथ यमुना लहरी, इनका एक ग्रंथ क्या है? यमुना लहरी। इन्होंने संवत 1879 में और अंतिम ग्रंथ भक्ति भावना संवत 1919 में बनाया। तो इनकी दो रचना आई। पहला आपको यह ध्यान में रखिएगा, यमुना लहरी और भक्ति भावना। रीति ग्रंथ इन्होंने 4 लिखे। रसिकानंद अलंकार, रसरंग संवत 1904, कृष्णाजू को नक्सिक 1884 और दूषण दर्पण संवत 1891। रीति ग्रंथ के अतिरिक्त इनका और भी अतिरिक्त मतलब 2 ग्रंथ है। हमीर हठ है संवत 1818 और गोपी पच्चीसी। राधा माधव मिलन और राधाष्टक इनकी 2 और रचना है। कवि हृदय विनोद इनकी बहुत सी कविताओं का संग्रह है। कवि हृदय विनोद जो है इनकी कविताओं का एक संग्रह है, जिसमें बहुत सारी कविताएं हैं। यमुना लहरी, यह महत्वपूर्ण है, इनका याद रहे। यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षट ऋतु सुझाई पड़ी। प्रताप शाही, ये रत्नसेन बंदीजन के पुत्र थे। अब प्रताप शाही को हम लोग देख रहे हैं। प्रताप शाही के विषय में कहा जा रहा है कि ये रत्नसेन बंदीजन के पुत्र थे। चारखारी, अर्थात चारखारी कहाँ जगह का नाम है? बुंदेलखंड में किसी जगह का नाम है, कि महाराज विक्रम सिंह के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत 1882 में व्यंग्यार्थ कौमुदी, इनकी कौन सी रचना है? व्यंग्यार्थ कौमुदी। और संवत 1886 में काव्य विलास की रचना की। जयसिंह प्रकाश का समय है 1852, संवत 1852, क्योंकि शुक्ल में ज्यादातर समय जो दिए हुए हैं सभी आपको संवत में मिलेंगे। श्रृंगार मंजरी 1889, श्रृंगार शिरोमणि 1894, अलंकार चिंतामणि 1894, काव्य विनोद संवत 1896, जुगल नक्सिक, इसमें इसका जो विषय वस्तु है सीताराम का नक्सिक वर्णन है। रसराज की टीका संवत 1896, रतन चंद्रिका सत्सई की टीका संवत 1896, बालभद्र नक्सिक की टीका, ये सारे महत्वपूर्ण इनके रचनाएं थे। लक्ष्मण व्यंजना के उदाहरणों की एक अलग पुस्तक ही व्यंग्यार्थ कौमुदी नाम से चर्चा की है। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी इस दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। हो सकता है प्रश्न कभी यहां से पूछते। रसिक गोविंद, ये निम्बार्क संप्रदाय के एक महात्मा हरिव्यास की गद्दी के शिष्य थे और वृंदावन में रहते थे। हरिव्यास जी के शिष्य परंपरा में सर्वेश्वरन
सर्वेश्वर। आपको पता होगा एक हम लोग सर्वेश्वर, मुझे याद आ रहा, बकरी नाटक के लेखक थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यहाँ क्या है, वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना था और यहाँ सर्वेश्वर शरण है। सर्वेश्वर शरण देव जी बड़े भारी भक्त हुए। रसिक गोविंद इन्हीं के शिष्य थे, यानी कि रसिक गोविंद किनके शिष्य थे? हरि व्यास के। ये जयपुर, जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान, राजपूत एरिया पड़ता है, राजपूताना के रहने वाले और नटानी जाति के थे। इनके पिता का नाम शालिग्राम और माता का नाम गुमाना, चाचा का नाम मोतीराम, बड़े भाई का नाम बाल मुकुंद था। और इनके कुछ ग्रंथ हैं। रामायण सूचनिका 33 दोहों में अक्षर क्रम यानी अक्षरों का क्रम से रामायण की कथा संक्षेप में कही गई है। अगली रचना है रसिक गोविंद धन। अगली रचना है रसिक गोविंद नंद धन। इसमें रस, नायक नायिका, भेद, अलंकार, गुण, दोष आदि की विस्तृत वर्णन है। इसे इनका प्रधान ग्रंथ समझना चाहिए। इनका निर्माण काल बसंत पंचमी संवत 1858 है। यह लक्षण गद्य में है और रसों, अलंकारों आदि के स्वरूप पद में समझने का प्रयास किया गया, समझाने का प्रयास किया गया है। लक्ष्मण चंद्रिका एक रचना है अगली की, लक्ष्मण चंद्रिका। रसिक गोविंद नंद धन में आए लक्षणों का संक्षिप्त संग्रह जो 1886 में लक्ष्मण कानिकुब्ज के अनुरोध से कवि ने किया था, वही इसकी कथा वस्तु है। अगली एक रचना इनकी पिंगल है। अष्ट देश भाषा, इनकी एक और रचना कौन सी? अष्ट देश भाषा। इसमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाब, पूर्वी आदि बोलियों में राधा कृष्ण के श्रृंगार रस लीला, श्रृंगार लीला कही गई है। समय प्रबंध, राधा कृष्ण के ऋतुचर्या 85 पदों में वर्णित है। कलियुग रासो, हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे पृथ्वी रासो, हमीर रासो, विसलदेव रासो। अब यहाँ क्या हम लोग को देखने मिला? कलियुग रासो। इसमें 16 कवित्वों में कालिदास की बुराइयों का वर्णन है। निर्माण काल, इसका जो निर्माण काल है वो संवत 1865 है। अगली रचना है रसिक गोविंद। चंद्रलोक या भाषा भूषण के ढंग की अलंकार की एक छोटी पुस्तक जिसमें लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में है, जिनका रचना काल संवत 1865 है। युगल रस माधुरी, रोला छंद में राधा कृष्ण बिहारी और वृंदावन के बहुत ही सरल और मधुर भाषा में वर्णन है, जिससे इनकी सहृदयता और निपुणता पूरी टपकती है। अब हम लोग प्रकरण 2 समाप्त कर चुके हैं और जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां रीतिकाल आपको 3 प्रकरण में देखने को मिलेगा। पहला प्रकरण रीतिकाल का प्रवृत्तियां आपको देखने मिलेगा। रीतिकाल की प्रवृत्तियां कैसी थी, उसमें की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर स्थितियों का कैसा माहौल था, यह आपको देखने को मिला। दूसरा प्रकरण में आपको रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण कवियों को देखने को मिला, पढ़ने को मिला। और प्रकरण 3 में रीतिकाल के अन्य कवि, इसमें ऐसे भी कवि रखे गए हैं जो रीतिकाल के अंतिम समय में थे, अंतिम पड़ाव में थे और वह आधुनिक काल में प्रवेश कर रहे थे। तो समय को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग रीतिकाल के अन्य कवि को देखेंगे, जिसमें प्रकरण 3 है। पहला इसमें जो बिंदु है वह है जिन्होंने रीति ग्रंथ 9 लिखकर दूसरे प्रकार के पुस्तकें लिखी है, ऐसे कवियों में कुछ ने तो प्रबंध काव्य लिखे हैं, कुछ ने तो नीति या भक्ति संबंधी पद और कुछ ने श्रृंगार रस की फुटकल कविताओं लिखी है।
यह व्यंग है अपने आप में उन कवियों पे जिन्होंने ऐसी रचनाएं की है। इस कोटेशन को आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। इन्हें कोई बंधन नहीं था। रसखान, घनानंद, आलम, ठाकुर आदि जितने प्रेमोन्मत्त कवि हुए, उनमें किसी न किसी लक्षणबद्ध रचना नहीं की है। इनका कहने का क्या तात्पर्य कि रसखान, घनानंद, आलम जो थे, इन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचनाएं नहीं की है। यह इसमें वीर रस की आपको कहीं न कहीं झलक या श्रृंगार रस की झलक आपको देखने को मिलेगा। अब रीतिकाल प्रारंभ करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रबंध का भी आपको देखने को मिलेगा, जिनमें से पहला नाम आता सब्बल सिंह का महाभारत। महाभारत किनकी रचना है? सब्बल सिंह का। छत्र सिंह का विजय मुक्तावली, गुरु गोविंद सिंह का चंडी चरित्र। चंडी चरित्र काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। लाल कवि का छत्र प्रकाश, इसको भी पूछा गया है। जोधराज का हमीर राशो, और गुमान मिश्र का नेसद चरित्र, सरयू राम का जेमनी पुराण, सुदान का सुजान चरित्र, इसको याद रखिएगा, इसको कई बार पूछा गया। देवी दत्त का वैताल पचीसी, इसी वैताल पचीसी का आपको हिंदी अनुवाद आधुनिक काल में गद्य के 4 महानुभाव प्रवर्तकों में से एक का नाम आता है, जिन्होंने वैताल पचीसी का खड़ी बोली में अनुवाद किया था, वही ये वैताल पचीसी है। हर नारायण का माधवानल कामकंदला, ब्रजवासीदास का ब्रजविलास, गोकुलनाथ आदि का महाभारत, मधुसूदन दास का रामेश्वर मेघ, कृष्णदास का भाषा भागवत, और अंतिम नवल सिंह का भाषा सप्तशती, अल्लाह रामायण, अल्लाह भारत और मूल ढोल। चंद्रशेखर का हमीरहठ, श्रीधर का जगनामा, पद्माकर का राम रसायन, ये सभी इस काल के मुख्य काव्य हैं। रीतिकाल के भीतर वृंद, गिरधर, घाघ और बेताल अच्छे सूक्तिकार हुए। इस काल में आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीर रस की फुटकल कविताएं भी बराबर बनती रही। भक्ति काल के समान रीति काल में भी थोड़े बहुत गद्य इधर उधर दिखाई पड़ जाता है, पर अधिकांश कच्चे रूप में गोस्वामियों की लिखी वैष्णवन की वार्ताओं के सामने कुछ पुस्तकों में ही पुष्ट ब्रज भाषा मिलती है। रही खड़ी बोली, वह पहले कुछ दिनों तक मुसलमानों के व्यवहार की भाषा समझी जाती रही। संवत 1898 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी का नाम याद रखिएगा। भाषा योग वशिष्ठ जो इनकी रचना है वह काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। भाषा योग वशिष्ठ बहुत ही प्रेमार्जित गद्य में लिखा गया है। इस रीति काल के भीतर रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन, देखिएगा महाराज विश्वनाथ की रचना कौन है? आनंद रघुनंदन, किस भाषा में? हिंदी पे। इसके उपरांत गणेश कवि ने प्रदुमन विजय नामक एक पदबद्ध नाटक लिखा, जिसमें पत्र प्रवेश, विश्व कुंभक, प्रवेशक आदि रहने पर भी इतिवृत्तात्मक पद रखे जाने के कारण नाटक का प्रकृत स्वरूप न दिखाई पड़ा। अब हम लोग चलेंगे कवियों में, जिसमें से पहला कवि है वह है बनवारी कवि। देखिएगा सभी कवियों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रीति काल की है वह अपने आप में एक बहुत बड़ा काल है। लगभग उसमें 100-125 कवियों का वर्णन है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साफ साफ कह दिया है कि हम यहाँ कवि कीर्तन नहीं करने आए हैं, और मुझे जितने भी कवि के स्रोत मिले हमने सभी कवियों को रखने का प्रयास किया है, और
मुझे ऐसा कोई स्रोत नहीं मिला जिसके अनुसार मैं वर्गीकरण कर सकूं। इसलिए उनके कवियों में कभी भी आप जैसे आप सभी को पता होगा, रीति का 2-3 भागों में बटा हुआ है, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। लेकिन यहाँ देखेंगे, यहाँ प्रकरणों में बांट के कवियों की अलग अलग बातें ये नहीं की, क्योंकि रीतिकाल में बहुत सारे ऐसे कवि हुए जिनमें संपूर्णतः वीर रस की आपको देखने मिलेगा, और फिर आप बहुत ऐसे कवि देखेंगे जिसमें सिर्फ श्रृंगार रस आपको देखने को मिलेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो बनवारी बनवारी जो हैं, ये संवत 1690 और 1700 बीच के वर्तमान रहे। इन्होंने महाराज जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह की वीरता की बड़ी प्रशंसा की है। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है कि सलावत खां, एक नाम आता, सलावत खां ने किसी बात पर अमर सिंह को गवार कह दिया था, जिस पर इन्होंने तलवार खींचकर सलावत खां को वहीं मार डाला। बनावरी कवि की श्रृंगार रस की कवित्व भी बड़ी चमत्कारपूर्ण होती है। सबल सिंह चौहान, शिव सिंह जी ने यह लिखकर कि कोई इन्हें सबलगढ़ का राजा बताते हैं, ये इटावा के किसी गांव के जमींदार थे। तो इन्हों क्या कहता है, इन्हें मूल रूप से क्या बात निकल के, इटावा के ये एक जमींदार थे। इन्होंने औरंगजेब के दरबार में रहने वाले किसी राजा मित्रसेन के साथ अपना संबंध बताते हैं। इनका महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसे इन्होंने संवत 1718 और संवत 1781 के बीच पूरा किया। इन्होंने ऋतु संहार का भाषानुवाद, रूप विलास और एक पिंगल ग्रंथ भी लिखा। अगला कवि वृंद है। वृंद थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वृंद से 1-2 प्रश्न अभी तक पूछ दिए गए हैं। इनकी रचनाओं का क्रम, रीतिकाल में मुख्य रूप से एक प्रवृत्तियां पूछने का ट्रेंड चला है और एक रचनाएं। ये मेड़ता अर्थात जोधपुर के रहने वाले थे और कृष्णगढ़ नरेश महाराज राज सिंह के गुरु थे। संवत 1761 में ये शायद कृष्णगढ़ नरेश के साथ औरंगजेब की फौज में ढाका तक गए थे। ढाका आपका बांग्लादेश में पड़ता है, ढाका तक गए थे। इनकी वृंद सतसई, जिनका समय संवत 1761, जिसमें नीति के 700 दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। खोज में श्रृंगार शिखा संवत 1748 और भाव पंचाशिका नाम की 2 रस संबंधी पुस्तकें और मिली है, पर इनकी ख्याति अधिकतर सूक्तिकार के रूप में ही है। छत्र सिंह कायस्थ, ये बटेश्वर क्षेत्र के अटेर नामक गांव में रहने वाले श्रीवात्सव कायस्थ थे। इनके आश्रयदाता अमरावती के कई कल्याण सिंह थे। इनके जो आश्रयदाता थे वो अमरावती के कोई कल्याण सिंह थे। अमरावती साउथ में पड़ता है। इन्होंने विजय मुक्तावली नामक पुस्तक संवत 1757 में लिखी, जिसमें महाभारत की कथा एक स्वतंत्र प्रबंध काव्य के रूप में कई छंदों में वर्णित है। बैताल, ये जाति के बंदीजन थे और राजा विक्रम सिंह की सभा में रहते थे। एक रचना विक्रम सतसई है इनकी, मात्र एक रचना कौन सी है, विक्रम सतसई है। सिंह सरोज में इनका जन्म काल संवत 1734 लिखा हुआ है। आलम कवि काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कवि है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये जाति के ब्राह्मण थे, पर शेख नाम अंग्रेजिन के प्रेम में फंसकर पीछे से मुसलमान हो गया। तो ये क्या थे, आलम जाति के ब्राह्मण थे, पर इनका शेख नाम कैसे पड़ा, किसी अंग्रेजिन के प्रेम में ये फंस गए और फिर आप ये क्या हुआ, धर्म परिवर्तन कर लिए।
और उसके साथ इन्होंने विवाह भी कर लिए और उन्हीं के साथ वो रंगरेजिन के साथ ये रहने लगे। आलम को शेख से जहान नाम का एक पुत्र भी हुआ। शेख और रंगरेजिन के भीतर जब विवाह हुआ तो उनका एक पुत्र भी, क्या नाम था उनका, जहान नाम का एक पुत्र भी हुआ। ये औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में रहते थे, जो पीछे से बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इनकी कविताओं का एक संग्रह आलम केली काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बने हैं, याद रखिएगा आलम केली नाम से निकला। आलम अपने आप में एक महत्वपूर्ण, इनकी जो भी बिंदु है हर एक बिंदु का आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछ दिए जाते हैं। जैसे आप लोग प्रश्न करते होंगे ना सर के रीतिकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कवि है, जिसमें से एक आलम बहुत महत्वपूर्ण है। आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे, प्रेमोन्मत्त कवि हैं। इनके रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की चीर या इश्क का दर्द, देखिएगा, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक वाक्य में भरा पाया जाता है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम का गन्ना रसखान घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिखों के महाप्रक्रमी 10वें गुरु थे। इनका जन्म संवत 1723 में और सत्यालोकवास अर्थात मृत्यु सत्यलोकवास संवत 1765 में हुआ। ये हिंदू भावों और आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए बराबर युद्ध किया करते थे। तिलक और जनेऊ की रक्षा में इनकी तलवार सदा खुली रहती थी। यद्यपि सिख संप्रदाय की निर्गुण उपासक है, यह क्या थे, हालांकि सिख संप्रदाय की निर्गुण उपासना है, पर सगुण स्वरूप के प्रति इन्होंने पूरी आस्था प्रकट की है और देव कथाओं की चर्चा बड़े भक्ति भाव से की है। यह बात प्रसिद्ध है कि यह शक्ति के आराधक थे। रचनाएं सुनीति प्रकाश, स्वर लोह प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्धिसार, चंडी चरित्र। चंडी चरित्र तो कई बार पूछा गया है। बुद्धिसार भी थोड़ा सा याद आप लोग रखिएगा, यह भी पूछने की मुझे लगता है कि संभावना बनी रहती है। चंडी चरित्र के विषय वस्तु को भी देख लेंगे। चंडी चरित्र की रचना पद्धति बड़ी ही ओजस्विनी है। क्या कहता है, चंडी चरित्र की रचना पद्धति बड़ी ही ओजस्विनी है। यह प्रौढ़ साहित्यिक ब्रज भाषा लिखते थे। यह प्रौढ़ साहित्यिक ब्रज भाषा लिखते थे। चंडी चरित्र की दुर्गा सप्तशती की कथा बड़ी सुंदर कवित्व में कही गई है। अब अगला कवि है श्रीधर या मुरलीधर। ये प्रयाग के रहने वाले थे। इन्होंने जंगनामा नामक ऐतिहासिक प्रबंध काव्य लिखा, जिनमें फरुखसियर और जहांदार शाह के युद्ध का वर्णन है। यह ग्रंथ काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। काशी नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना संवत 1950 को हुआ था। बहुत लोग ईस्वी में अगर याद रखेंगे तो याद रखिएगा, इसमें 57 वर्ष घटा देंगे तो 1893 आपका आ जाएगा। अब लाल कवि को हम लोग देखेंगे। लाल कवि, इनका नाम गोरेलाल पुरोहित था और ये मऊ अर्थात बुंदेलखंड के रहने वाले थे। इन्होंने महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवन चरित्र दोहे चौपाई में बड़े ब्योरा के साथ छत्र प्रकाश, लाल कवि की एक रचना छत्र प्रकाश का वर्णन किया है। तो छत्र प्रकाश का यह विषय वस्तु है और छत्र प्रकाश के कवि कौन है, लाल कवि हैं। इनको याद रखिएगा, छत्र प्रकाश ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता। यह ग्रंथ अधूरा ही मिला। यह ग्रंथ कैसा, अधूरा ही मिला। यह ग्रंथ नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। ग्रंथ की रचना प्रौढ़ गुणयुक्त है।
लाल कवि में प्रबंध पटुता पूरी थी। छत्र प्रकाश में लाल कवि ने बुंदेल वंश की उत्पत्ति, चंपत राय के विजय वृतांत और उनके उद्योग और पराक्रम, चंपत राय के अंतिम दिनों में उनके राज्य का उद्धरण, फिर क्रमशः विजय पर विजय प्राप्त करते हुए मुगलों को नाकोदम करना इत्यादि बातों का विस्तार से वर्णन है। काव्य और इतिहास दोनों की दृष्टि से यह ग्रंथ हिंदी में अपने ढंग का एक अनूठा ग्रंथ है। क्या कहा जा रहा है कि यह काव्य और इतिहास दोनों की दृष्टि से यह ग्रंथ कैसा एक अनूठा ग्रंथ है। एक और ग्रंथ विष्णु विलास है जिसमें 12वें छंद में नायिका भेद कहा गया है। अब हम लोग देखेंगे घनानंद, अपने आप में महत्वपूर्ण कवि है घनानंद, इसको याद रखिएगा। ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। इनका जन्म संवत 1746 के लगभग हुआ था और ये संवत 1796 में नादर शाह में मारे गए थे। नादर शाही में मारे गए थे। ये जाति के कायस्थ थे और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। इनकी प्रेमिका सुजान, इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान था। याद रखिएगा कि घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान था। सुजान नामक एक वैश्या थी। ये वृंदावन जाकर निम्बार्क घनानंद के वैष्णव हो गए और वहीं पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। इनकी जो रचनाएं हैं सभी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसको याद रखिए। सुजान सागर तो कई बार पूछा गया, विरह लीलाल भी पूछा गया, कोक सागर नहीं पूछा गया, रस केली वली यह भी एक बार पीबाई को पूछा गया, कृपा कंद नहीं पूछा गया। लेकिन आप सभी रचनाओं को याद रखेंगे क्योंकि सभी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इनके कवित्व शबय की फुटकल संग्रह 150 से लेकर 450 कवित्वों का मिलता है। कृष्ण भक्ति संबंधी इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ छतरपुर के राज पुस्तकालय में है, जिनमें प्रिय प्रसाद, ब्रज व्यवहार, वियोगवेली, गिरिगाथा, कृपानंद, कृपाकंद निबंध, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, धाम चमत्कार, कृष्ण कौमुदी, नाम माधुरी, वृंदावन मुद्रा, प्रेम पत्रिका, रस बसंत इत्यादि अनेक विषय वर्णित है। इनकी विरह लीला ब्रज भाषा में पर फारसी के छंद में है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं, इसको याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। क्या यह वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी प्रदुभार हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीक पथिक जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा में दूसरा कवि नहीं हुआ। इनकी अधिकांश कविता भक्ति भाव की कोटि में नहीं आएगी, श्रृंगार की ही कही जाएगी। यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतर्दशाओं की ओर दृष्टि अधिक है। इसी से इनका वियोग संबंधी पद प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इनके विषय में यह वैश्या जो सुजान थी, एक बार इनके आश्रयदाता थे, इनको कहे कि कुछ गा के सुनाओ, तो इन्होंने अपने वैश्या की तरफ मुंह करके और महाराज की तरफ पीट करके सुनाने लगे, जिससे महाराज खुश तो हुए लेकिन उतना ही दुख हुए, जिसके कारण इनको देश से निकाल दिया गया। और जब इनको देश से निकाल दिया गया तो यह फिर जंगल में चले गए, और जंगल में जब चले गए तो जब नादिर शाह को यह बात पता चली तो इन्होंने जंगल में जाके इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद जब इनसे पूछा गया धन धन धन, तो इसने जवाब दिया रज रज रज, जिसके कारण उनकी सेना गुस्सा होकर के इनके दोनों बाजुओं को काट दिए थे। और इन्होंने खून से अपनी रचनाएं लिखे थे, जिसके कारण यह प्रेम के पीर कवि कहे जाते हैं। और
एक बात इनके ऊपर जो कहा गया था, क्या कहा गया था कि इनके जैसा प्रेम करने वाले दूसरे कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये वियोग रस श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। अगला है रसनिधि। रसनिधि भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। इनका नाम पृथ्वी सिंह था। रसनिधि का नाम क्या था? मूल नाम पृथ्वी सिंह था। ये दतिया के एक जमींदार थे। इन्होंने बिहार सतसई का अनुकरण पर रतन हजारा, पूछा जाता है रतन हजारा याद रखिएगा, नामक दोहे का एक ग्रंथ बनाया। यह श्रृंगार रस के कवि थे। महाराज विश्वनाथ सिंह, गद्य के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और यही वो विश्वनाथ सिंह हैं जिन्होंने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के समर्थक में आधुनिक काल के गद्य के विकास में, हिंदी के प्रचार में ये उनके पक्ष में मैदान में आए थे। ये रीवा के बड़े ही विद्यारसिक और भक्त नरेश तथा प्रसिद्ध कवि महाराजा रघुराज के पिता थे। इनकी जो रचना है वो बहुत सारी रचना है, उसको हम यहाँ लिखने का प्रयास किए हैं। अष्टयाम आहिका, उत्तम काव्य प्रकाश, रामायण सर्वसंग्रह, विनय पत्रिका की टीका, भजन, धनुर्विद्या, परधर्म निर्णय, वेदांत पंचकाशिका, ध्रुवाष्टक, अबोध नीति, आनंद रघुनंदन नाटक, इसको याद रखिएगा, गीता रघुनंदन शतिका, गीता रघुनंदन प्रमाणिक, कबीर बीजक की टीका, रामचंद्र की सवारी, पदार्थ, आनंद रामायण, शांति शतक, गीतावली पूर्वार्ध, उत्तम नीति चंद्रिका, पाखंड खंडित, आदि मंगल, बसंत चौतीसी, ककहारा, विश्व भोजन प्रसाद, विश्वनाथ प्रकाश, संगीत रघुनंदन, 84 रमेनी, शब्द, ध्यान मंजरी और परम तत्व। ध्यान मंजरी भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये रामोपासक थे, यानी राम की ये उपासना करते थे। ब्रज भाषा में नाटक पहले पहल इन्होंने लिखा है, इसको याद रखिएगा। ब्रज भाषा में सबसे पहले नाटक हिंदी साहित्य में किन्होंने लिखा? तो किन्होंने लिखा? राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा। इस दृष्टि से इनका आनंद रघुनंदन नाटक विशेष महत्व की वस्तु है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा? हिंदी का प्रथम नाटक भी माना है, इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। भक्तिवर नागरीदास, ये सबसे प्रसिद्ध कृष्णगढ़ के नरेश महाराजा संवत सिंह हैं। इनका पहला ग्रंथ मनोरथ मंजरी संवत 1780 में पूरा हुआ। इन्होंने संवत 1884 में अश्विन शुक्ल 10 को राज्य पर अपने पुत्र सरदार सिंह जी के प्रतिष्ठित करके घर बार छोड़ा। सब मिलकर इनकी 73 पुस्तकें संग्रहित है। जोधराज, ये गौड़ ब्राह्मण बाल कृष्ण के पुत्र थे। इन्होंने नवगढ़, वर्तमान में नीम राना अलवार जगह का नाम है, कि राजा चंद्रभान चौहान के अनुरोध से हमीर रासोर नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य संवत 1875 में लिखा, जिसमें रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराजा हमीरदेव के चरित्र वीर गाथा काल की 56 पद्धति में वर्णन किया गया है। हमीरदेव सम्राट पृथ्वीराज के वंशज थे। पीछे संवत 1902 में चंद्रशेखर वाजपेयी ने जो हमीर मठ लिखा है, उसमें भी यह घटना ज्यों के त्यों से ले ली गई है। ग्वाल कवि के हमीर मठ में भी बहुत संभव है कि यह घटना ली गई है। बक्सी महाराज, ये श्रीवात्सव के कायस्थ थे। इनका जन्म संवत 1799 में पन्ना में हुआ था। इनके पूर्वज बक्सी हरिकिशुन जी पन्ना राज्य के मंत्री थे। हंसराज जी पन्ना नरेश श्री आमन सिंह जी के दरबारियों में थे। ये ब्रज भाषा की व्यास गद्दी के विजयी सखी
नामक महात्मा के शिष्य थे, जिन्होंने इनका सांप्रदायिक नाम प्रेम सखी रखा था। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह है स्नेह सागर, विरह विलास, रामचंद्रिका, बारमासा, स्नेह सागर बड़ा ग्रंथ है। वात्सव में स्नेह सागर एक अनूठा ग्रंथ है। अगला है जनकसार किशोर। ये अयोध्या के वैरागी थे। आंदोलन रहस्य दीपिका, तुलसी चरित्र, विवेक सार चंद्रिका, सिद्धांत चौतीसी, 12 खड़ी, ललित श्रृंगार दीपिका, कवितावली, जानकी शरणाभरण, सीताराम, सिद्धांत मुक्तावली, अनन्य तरंगिणी, राम रस तरंगिणी, आत्म संबंध दर्पण, वेदांत सार, होलिका विनोद दीपिका, श्रुति दीपिका, रस दीपिका, दोहावली, रघुवर करुणा भरण। यह जो है इनकी महत्वपूर्ण रचना इसमें दी हुई थी। अब अलबेली अली को हम लोग देखेंगे। अलबेली कली को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। उससे पहले हम लोग जितने कवियों को देखे हैं उसको आप लोग याद रखिएगा। और अगला रीतिकाल का अंतिम कवि होगा, उसके बाद हम लोग आधुनिक काल में प्रवेश कर जाएंगे। आप लोग को पता होगा आधुनिक काल के 2 क्लास हो चुके हैं। बहुत जल्द हम लोग शुक्ल सीरीज को पूर्ण रूप से समाप्त करने वाले हैं और इनसे जितने भी प्रश्न बनेंगे, यहाँ लगभग शुक्ल के 99%, मैं 100 कभी नहीं कहता हूँ क्योंकि कभी 100 नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पूरी प्रयास रहती है कि एक महत्वपूर्ण बिंदु ना छूटे। हमने आधुनिक काल को भी बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है। बहुत जल्द आपको आधुनिक काल भी पढ़ा दिया जाएगा। हमने आदिकाल पढ़ लिया, भक्ति काल पढ़ लिया, रीतिकाल अगले क्लास में समाप्त हो जाएगा। अगली कक्षा रीतिकाल की अंतिम कक्षा होगी। उसके बाद आधुनिक काल 5-6 क्लास चलेंगे। उसके बाद आपका शुक्ल सीरीज संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग नगेंद्र सीरीज में चलेंगे और साथ ही साथ हम लोग अब नाटक भी फिर से क्लास करना प्रारंभ करेंगे और अब हम लोग का एक काव्य शास्त्र भी साथ में क्लास लेके चलेंगे। आप लोग को क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अंतिम महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मिशन JRF हिंदी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। अगर यहाँ से नहीं जुड़ पाते तो 7643007052 हमारा ये व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से जुड़ जाएंगे, जहाँ आपको एक समय के बाद आपको PDF में प्रोवाइड किया जाएगा। जय हिंद। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें और जल्द से जल्द JRF होके असिस्टेंट प्रोफेसर होके अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करें।